की सीमा पर अब हिंदुस्तान के जोरावर टैंकों का जोर चलेगा। दरअसल ड्रैगन को सबक सिखाने के मकसद से अब हिंदुस्तान सरहद पर आधुनिक टैंकों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है और प्रोजेक्ट जोरावर के तहत बेहद ही फुर्तीले टैंकों को चीन से सटी हुई सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये टैंक सीमा पर मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हिंद की सेना के फौलादी सिपहसालार पथरीली जमीन पर रफ्तार के बादशाह। इनका रास्ता न तो रेतीली धरती रोक पाती है और ना ही बहता दरिया। एक बार इन टैंकों का रुख दुश्मन की तरफ हो जाए तो ये उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से इन टैंकों को अब एलएसी पर तैनात करने की तैयारी है। चीन की गुस्ताखियों पर लगाम लगाने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट जोरावर। भारतीय सेना प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 लाइट टैंक खरीदने की योजना बना रही है। मेक इन इंडिया के तहत इन टैंकों को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट जोरावर पर इसी हफ्ते साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग होगी और जल्द ही इस पर अहम फैसला लिया जाएगा। एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना को जोरावर जैसे टैंकों की जरूरत महसूस हो रही थी। इन टैंकों को एलएसी पर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। जोरावर टैंकों में ऐसी ही खूबियां होंगी कि इन्हें एलएसी पर सरहदों की सुरक्षा का सबसे ताकतवर हथियार बना देगी। ये टैंक वजन में हल्के हैं। ये ऊंचे और दुर्गम इलाकों में मुश्किल मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये रेगिस्तान और पथरीली जमीन पर रफ्तार भर सकेंगे। ये गहरे पानी में भी आसानी से चल सकेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। इनमें ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये ऊंचाई पर मौजूद दर्रों को आसानी से पार कर लेंगे। चीन से सटी भारतीय सीमा पर फिलहाल T-72 टैंकों ने सरहद की हिफाजत का जिम्मा उठा रखा है। ताकत और हमले में इन टैंकों का भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जोरावर टैंक और ज्यादा कारगर साबित होंगे। नदियों वाले इलाकों में ये टैंक आसानी से पहरेदारी करेंगे। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक की हिफाजत में भी इन टैंकों को तैनात किया जा सकेगा। इस एडवांस लाइट टैंक को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का सुरक्षा कवच भी मिलेगा। ये सुरक्षा कवच इन टैंकों को दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से बचाएगा। इसके साथ ही ये आधुनिक सिस्टम दूसरे जंगी वाहनों, रॉकेट और बम से भी टैंक की हिफाजत करेगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो भारत की नारी शक्ति की मिसाल है। बीएसएफ की महिला ब्रिगेड को अब तक आपने रेगिस्तान के सरहदी इलाकों में गश्त करते हुए देखा होगा, लेकिन अब बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा से सटे सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात किया है। घने जंगलों और नदियों से घिरे इस इलाके में पहली बार महिला दस्ते की तैनाती की गई है। ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल की नई पहचान है। अदम्य हौसले और शक्ति के साथ सीमा की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाती महिला प्रहरी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अब बीएसएफ का महिला दस्ता सुंदरबन इलाके में बांग्लादेश से सटी सीमाओं की हिफाजत करता भी नजर आएगा।
बीएसएफ ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात किया है। ये इलाका तमाम दुश्वारियों से घिरा है। दलदली जमीन, चारों तरफ घने जंगल, विशालकाय नदियां, लेकिन इनके चट्टानी हौसले और जज्बे के आगे हर चुनौती मामूली है। सात महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए 3 नए फ्लोटिंग बीपीओ यानी पानी में तैरती सीमा चौकी बीएसएफ को सौंपी थी और अब बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने 3 और नए फ्लोटिंग बीपीओ गंगा, कृष्णा और साबरमती का उद्घाटन किया है। इन्हीं में से एक गंगा चौकी से सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से महिला प्रहरियों के कंधों पर है। बीएसएफ के इतिहास में ये पहली बार है जब सुंदरबन जैसे कठिन क्षेत्र में सीमा पेट्रोलिंग के लिए महिला प्रहरियों को तैनात किया गया है। फिलहाल इस तैरती चौकी पर महिला प्रहरियों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। महिला जवान यहां पर 24 घंटे पेट्रोलिंग और सीमा की निगरानी करेंगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश की सीमा सैकड़ों किलोमीटर तक फैली है। जाहिर है सुंदरबन क्षेत्र की सुरक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी कई नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है, जो कि इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षा को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। इस क्षेत्र में घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या रही है। घने जंगल और चारों ओर पानी से घिरे इस इलाके में स्थायी सीमा चौकी की जगह एक बड़े जहाज को फ्लोटिंग बीपीओ यानी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसी ही तैरती चौकियों के जरिए बीएसएफ 24 घंटे इन सीमा क्षेत्रों की निगरानी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर गोरखपुर में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें काकोरी कांड के बलिदानियों का पराक्रम दर्शाया गया। लेजर लाइट और ड्रोन शो में भारत की शौर्य गाथा का ऐतिहासिक नजारा दिखा। एक नया नाम गुरु गोरखनाथ द्वारा बनाई गई योग साधना और ज्ञान भारतीय चिंतन परंपरा से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर कौशल से चकाचौंध कर देने वाली ये तस्वीर गोरखपुर की है, जहां काकोरी कांड के नायकों और अमर सैनिकों की शौर्य गाथा बताई गई। 9 अगस्त 1925 को इस ऐतिहासिक लम्हे को देखकर हर कोई भावुक हो उठा। काकोरी कांड के अमर सैनिकों की याद में शौर्य और भारत के बढ़ते वर्चस्व पर देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ। 750 ड्रोन कैमरों ने काकोरी कांड के बलिदानियों की अमर गाथा को सतरंगी रूप में पेश कर सबका मन मोह लिया। इस भव्य और शानदार आयोजन के साक्षी खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। इस ड्रोन शो के जरिए देश की आजादी के लिए हुए संघर्ष और बलिदान को बखूबी पेश किया गया, जिसमें संसद भवन से लेकर G20 के नए लोगो और आई लव माई इंडिया जैसे थीम को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा।
लेजर लाइट और रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर ये शौर्य गाथा आज की पीढ़ी को उस आजादी की महत्व बताती है जिसके लिए देश के सपूतों ने अनगिनत बलिदान दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल मंदिर में आज से एक बड़ा नियम लागू हो गया है। यहां फोन ले जाने पे रोक लग गई है। दर्शन के लिए जाने से पहले फोन जमा करवाना होगा। ये सभी बातें दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए जाननी जरूरी है ताकि वो मोबाइल की वजह से महाकाल के दर्शन के दौरान लेट लतीफी के शिकार न हो। विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बाबा के दर्शन के लिए रोजाना यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अब सुरक्षा की वजह से भक्त महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। पिछली जो प्रबंध समिति की मीटिंग थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा कारणों से 20 तारीख से मोबाइल उपयोग पर मंदिर परिसर में पूर्णतः प्रतिबंध कर लगाया जाए और उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा तैयारी की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। पाबंदी के साथ ही भक्तों की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ भक्त 3 जगह से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में तीनों जगहों पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशान न होना पड़े। वर्तमान में 3 जगह से एंट्री होती है भक्तों की, तो तीनों जगह पर मोबाइल लेने की रखने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां पर भी मोबाइल रखना चाहेगा व्यक्ति वो आएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मोबाइल लॉकर को लेकर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लॉकर में फोन रखने से लेकर वापस लेने तक की प्रक्रिया काफी हाईटेक है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की भी चेकिंग होगी कि कहीं कोई छिपकर मोबाइल मंदिर परिसर में तो नहीं ले जा रहा। फोटो होगा, उन जो मोबाइल सबमिट कर रहे हैं जितने सबमिट कर रहे हैं उनका फोटो होगा और QR कोड बेस्ड एक रिसीट दी जाएगी। उस रिसीट को वापस लेके आना पड़ेगा आपको जब आप मोबाइल लेने चाह रहे हैं। QR कोड स्कैन होगा जिसमें कि मोबाइल लेने वाले का फोटो सामने आ जाएगा और मोबाइल सबमिट किया तो उसका फोटो आ जाएगा। इसमें ये संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी कि कोई व्यक्ति यदि रिसीट घूम जाता तो ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल लेके चला गया। जिसे जमा किया उसी को लेके आना है, उसी का फोटो रहेगा, मोबाइल से फोटो रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इन लॉकर में करीब 1 लाख तक मोबाइल रखे जा सकते हैं, जिन पर CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। जो ड्रॉर्स बनाए हैं वो उसकी लगभग कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ जो हम रिसीट जनरेट कर पाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पर्सन जिनके हम रख पाएंगे लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रहेंगे। लेकिन किसी हो सकता है कोई 2 दे, कोई 5 दे, कोई 10 दे, तो जो कैपेसिटी है हमारी वो 1 लाख मोबाइल तक रखने की रहेगी और यदि जरूरत पड़ती है तो उसको हम बढ़ा भी लेंगे। ये तो हुई लॉकर और उसकी खूबियों की बात। अब जानते हैं आखिर मंदिर प्रशासन ने मोबाइल बैन का फैसला क्यों लिया। असल में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई बार फिल्मी गानों पर रील बनाने और विवादास्पद फोटो खींचने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद मंदिर समिति ने ये फैसला लिया। अब से महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी रहेगी, लेकिन श्री महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ मोबाइल ला सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के बाद इस बार के नए साल पर महामारी का साया नहीं होगा और ऐसे में लोगों को पूरे जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से देश और विदेश के कई पर्यटक स्थलों पर अभी से होटल्स के कमरे बुक हो चुके हैं और हमेशा की तरह गोवा और हिमाचल जैसे टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। 2 साल बाद न्यू ईयर और क्रिसमस मनाने का ऐसा मौका आया है जो बिना किसी रोक टोक के होगा, बिना किसी भय के होगा। कोरोना के साये से दूर होने के बाद लोग घूमने फिरने के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब लोग नए साल के आगमन के मौके पर भी बड़ा धमाल मचाने की तैयारी में हैं। इस वजह से देश भर के ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के होटल और रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं।
इस साल गोवा, केरल और शिमला जैसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की डिमांड हमेशा की तरह भरपूर है। इनके साथ साथ लोनावाला, विशाखापट्टनम, धर्मशाला, उदयपुर, मनाली और गिर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी होटल रूम्स की काफी डिमांड्स हैं। इन सभी लोकेशंस पर कई होटल्स और रिजॉर्ट में रूम्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। इस जबरदस्त डिमांड के मद्देनजर होटल इंडस्ट्री को अनुमान है कि ये साल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए शानदार रहने वाला है। होटल इंडस्ट्री के मुताबिक 2020 के नए साल के बाद ये पहला मौका है जब क्रिसमस से लेकर नए साल तक जश्न मनाने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। देश में ही नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार लोग विदेशों में भी इस खास दिन को मनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में इंटरनेशनल टूर करने वालों के बीच सिंगापुर और दुबई को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार होटल और रिजॉर्ट में कमरों की एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हुई है, लेकिन ये सिलसिला केवल नए साल के आगाज के साथ ही खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके बाद जनवरी में शुरू होने वाले वेडिंग सीजन की वजह से भी डिमांड में अभी से जोरदार इजाफा देखा जा रहा है। अगर पिछले साल के मुकाबले आंकड़ों की तुलना करें तो बजट होटल मुहैया कराने वाली कंपनी ओयो के मुताबिक इस बार 25 से 31 दिसंबर के बीच होटल के कमरों की एडवांस बुकिंग में जोरदार उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 44% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस हफ्ते के लिए गोवा, हैदराबाद, पुरी, मनाली और कोलकाता ओयो के प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद उम्मीद है कि होटल इंडस्ट्री कोरोना में हुए अपने भारी नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर लेगी। इससे रोजगार के लिहाज से काफी मजबूत माने जाने वाले इस सेक्टर की ग्रोथ में तेजी आएगी, जिससे न केवल नई नौकरियां मिलेंगी बल्कि इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड से अब दिल्ली दूर नहीं। जी हां, जल्द ये बात सच होने वाली है, क्योंकि आने वाले सालों में दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। ये होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से, जिसे बनाने का काम अब तेजी से जारी है। इस शानदार हाईवे के तैयार होते ही दिल्ली से देहरादून का सफर कम वक्त में बेहद आरामदायक हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करती नजर आएंगी। अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 7 घंटे का वक्त लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हाईवे के बनते ही ये सफर महज 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से होगी। दिल्ली से देहरादून फिलहाल अभी 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसे में ये रास्ता महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता करावल नगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी से होकर गुजरेगा। ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिहाज से भी ये अपने आप में अद्भुत साबित होने वाला है। इसके बनने से उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से भी निजात मिलेगी। यही वजह है कि इसे तरक्की का एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। इस शानदार और हरियाली से भरे एक्सप्रेसवे का काम 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2024 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। ग्रीनफील्ड की हमको जरूरत इसलिए यहाँ पर पड़ी क्योंकि जो पुराना अलाइनमेंट है उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है। ये हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज है, जिसमें कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफी नया एक कॉन्सेप्ट लिया। जाहिर है ये एक्सप्रेसवे अपने साथ समृद्धि और विकास की सौगात लेकर आएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस हाईवे पर 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। यहाँ सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर लोगों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। हर 25 किलोमीटर के दायरे में रेस्टोरेंट, शौचालय और दूसरी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें काफी मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में आवाजाही आसान होने से एक ट्रेड को भी गति मिलेगी।
इसमें 2 महत्वपूर्ण इंटरसेक्शंस भी हैं। एक हम स्पर दे रहे हैं जो कि हरिद्वार तक पहुंचाएगी, और उसके साथ साथ में एक शामली लुधियाना का भी हम एक स्पर दे रहे हैं शामली के ऊपर, जिससे कि नॉर्थ यानी कि पंजाब से यहाँ की जो आवागमन है ट्रेड का, वो भी और आसान हो जाएगा। गुड न्यूज ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का अहम केंद्र होगा। इसका मकसद जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वो मुसाफिरों की आवाजाही के बावजूद आसानी से और सहजता से जंगल में अपना जीवन बिता सके। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का आखिरी भाग राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। यहीं एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है और कुछ हिस्सा टनल से भी होकर गुजरेगा, ताकि जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो। करीब 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड सेक्शन भी हम गणेशपुर से देहरादून के बीच में बना रहे हैं, जो कि 6 लेन होगा, और इससे जो भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। देश में कहीं कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे तैयार होता है तो न सिर्फ वहाँ की रफ्तार को पंख लगते हैं, बल्कि उससे सटे इलाकों की तस्वीर भी बदल जाती है। ऐसे में इस परियोजना से यकीनन उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को नई ऊंचाई हासिल होगी। वरुण सिन्हा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। नवंबर से शुरू हुई गुलाबी ठंड अब बढ़ने लगी है और उत्तर भारत की कई जगहों पर पारा नीचे लुढ़क रहा है। कोहरे ने कपकपी बढ़ानी शुरू कर दी है और इसीलिए ठंड को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, ताकि सेहत पर असर न पड़े और ठंड का आनंद भी उठाया जा सके। ये तस्वीरें अलर्ट करने के लिए हैं। ये दस्तक सेहत का ख्याल रखने के लिए है। दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में अब ठंड और कोहरे का कहर बढ़ने लगा है। दिल्ली में इस जाड़े के मौसम का ये पहला ऐसा दिन है जब दिल्ली एनसीआर पूरी तरह कोहरे की गिरफ्त में दिखा। कोहरे की वजह से जहां AQI में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन हम आपको अगर यहाँ के मौसम को दिखाएं तो आप समझ जाएंगे कि दिसंबर में जिस तरीके की सर्दी का इंतजार लोगों को रहता है, वो अब पड़नी शुरू हुई है। कोहरा आप देखिए कितना जबरदस्त पड़ रहा है कि सामने अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। कुछ गाड़ियों ने अपने हेडलाइट्स को अभी भी ऑन रखा है ताकि विजिबिलिटी हो, उनकी गाड़ी दूर से नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में भी घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के कई शहरों में कोहरे का कहर शुरू हो चुका है, जिसका असर रेलगाड़ियों और फ्लाइट्स पर भी पड़ने की आशंका तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो बढ़े हुए कोहरे की वजह से नॉर्थ इंडिया में चलने वाली रेलगाड़ियों सहित फ्लाइट्स के लैंडिंग और टेक ऑफ में भी समस्या बढ़ सकती है। घने कोहरे और धुंध की चादर पूरे उत्तर भारत पर छाई है। रात से ही विजिबिलिटी खासी कम हो गई थी। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर कोहरे की मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। अलीगढ़ हो, मेरठ हो या कानपुर या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हर जगह पर कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा, पंजाब में भी हालात ठंड से बिगड़ गए हैं। 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक कोहरे का कहर ऐसे ही बना रहेगा। चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और ये जो हाईवे है सीधा पूरे पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, और यहाँ पर कोहरे का असर क्या है आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइटें जलाने के बावजूद भी गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं। चाहे शिमला हो, अमृतसर हो, हरियाणा के हिसार या फिर रेवाड़ी हो, कई जगह पर तापमान 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने अमृतसर के लोगों को कपकपाना शुरू कर दिया है। उस पर से कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का हाल देखिए,
विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर तय कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू में भी जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। हालांकि देर रात से ही कोहरे ने शहर को पूरी तरह आगोश में ले लिया था। यहां पर ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहां पर बादल और कोहरे से किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि कोहरे से फसलों को काफी फायदा होगा। वैसे भी किसानों के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि अब फसल तैयार हो रही है, तो सर्दी होनी जरूरी है। राजस्थान के ही फतेहपुर शेखावटी में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। हालांकि हवाओं की दिशा बदलने से यहां पर पहले के मुकाबले ठंड कम है। मौसम विभाग ने राज्य के शहरों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। इनमें चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ और करौली जिले शामिल हैं। यहां भी किसानों को उम्मीद है कि ठंड के लौटने से फसलों को फायदा होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।